बाओ ने स्थिति की जांच की और मोटे आदमी को अपने सेक्शन चीफ के पास ले गई, जिसने कहा कि यह शायद मकबरे में पानी पीने से हुआ है और उन्हें केवल मलिनीकरण को हटाने के लिए एमआरआई करने की जरूरत है। जब वे वहां थे, चीफ ने लाई की भी जांच की, लेकिन उन्हें बताया कि कुछ भी गलत नहीं था और उसे जाने दिया। डायरेक्टर क्यू के एक डिटेक्टिव ने लाई की स्थिति की रिपोर्ट चीफ को दी थी, जिससे उन्हें सरप्राइज हुआ कि ग्यांग इस समय ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को कैसे रहने दे सकता है। मोटा आदमी नॉर्मल हो गया है। अब उसे शक है कि लाई का वुआन से कोई कनेक्शन है, क्योंकि लाई 2 बार एक्सीडेंट्स का सामना कर चुका है और वुआन उसे बचाने आया है। यह जरूरी नहीं है कि पुराने ताइस्ट पुजारियों ने पहले कहा था कि लाई का चाकू भी महिला का था। लाई ने इस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया, लेकिन अचानक दोनों को डायरेक्टर के लोगों ने अरेस्ट कर लिया। इस दौरान डिपार्टमेंट 5 का प्रमुख डायरेक्टर और वू मायन से मिलने गया था, ताकि शोध के रिजल्ट्स की रिपोर्ट कर सके और चेतावनी दे सके कि लाई जल्द ही पुराने ताइस्ट पुजारी के डार्क मैजिक से नष्ट हो जाएगा। बाओ अचानक रिपोर्ट करने के लिए आया कि डायरेक्टर क्यू ने लाई और मोटे आदमी को कैच कर लिया है और अब डब्ल्यू मिंग के साथ लड़ रहा था, जब मिंग लोगों की रिलीज की डिमांड करने आया था। लेकिन डायरेक्टर क्यू का मानना था कि लाई में विद्रोही बनने की क्षमता थी, जैसे कि मिंग ने पहले एडमिट किया था। हालांकि डायरेक्टर पर्सनली यहां आया और डायरेक्टर क्यू से लोगों को रिलीज करने के लिए कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि लाई के अंदर क्या है। इसलिए उसने डिपार्टमेंट 5 के प्रमुख को लाई की स्थिति पर क्लोज मॉनिटरिंग के लिए कहा। लेकिन डायरेक्टर क्यू को अभी भी भरोसा था कि उन्होंने कॉफिन नहीं देखा था और आंसू बहाए थे, इसलिए स्थिति फिर से पहले जैसी होगी। हालांकि डायरेक्टर ने यह सुनिश्चित करने की हिम्मत की कि अगर कुछ भी हुआ तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन डायरेक्टर क्यू की एक कंडीशन थी कि वो 2 महीने में ऑर्गेनाइजेशन में एंट्रेंस एग्जाम के लिए सुपरवाइजर होगा। बाओ ने फैसला किया कि अब से उसे उन दोनों को केयरफुली ट्रेन करना होगा, अगर वे डायरेक्टर क्यू की तलवार के नीचे नहीं रहना चाहते। सुबह उन्होंने जॉगिंग से शुरुआत की, फिर केमिकल सिंथेसिस का प्रैक्टिस किया, फिर गन शूटिंग, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स और कई अन्य चीजें। उन्हें सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ट्रेनिंग करनी थी और फिर वे रिलैक्स कर सकते थे। 1 महीना बीत गया और एक दिन बाओ उन दोनों को शॉपिंग पर ले गया। उसने देखा कि मोटा आदमी वजन लूज करने के लिए बेस्ट था, क्योंकि वो पूरे महीने हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई फैट कम नहीं हुआ था। लाई के लिए वो बहुत सी चीजें ले जा रहा था जो बाओ ने खरीदी थी। फिर उसने उन दोनों को अगले महीने एग्जाम के लिए अपना बेस्ट प्रयास करने की रिमाइंडर दी, क्योंकि डायरेक्टर क्यू डेफिनेटली उन्हें इजी से नहीं रहने देंगे। अगर वे असफल हुए तो उन्हें यहां से जाना होगा, लेकिन अगर लाई ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा तो आईडी में मौजूद चीजें उसे मार देंगी। 1 महीने बाद एग्जाम आयोजित किया गया। डायरेक्टर क्यू ने कहा कि उनका मिशन एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था जिसने हाल के दिनों में गांव की मुर्गी खा ली थी और वो वर्तमान में इस घर में हाइड कर रहा था। उनके पास उस व्यक्ति को ब्रिंग बैक करने के लिए 30 मिनट थे। ये इजी लग रहा था, लेकिन उन्हें अभी भी केयरफुल रहने की जरूरत थी। जब वे दोनों घर में दाखिल हुए तो उन्हें एक तीखी स्मेल आई। घर की जांच करने पर कोई नहीं मिला। उन्होंने सुना कि घर के पीछे एक साउंड हुई। वो कच्चे चिकन खा रहे टारगेट को देखने के लिए बाहर रन कर गए। लाई को एहसास हुआ कि उस पर भूत सवार है, इसलिए वो जल्दी से रन कर गया। दोनों ने उसका पीछा किया और उसने छत की टाइल को किक मारी ताकि मोटा आदमी पीछे गिर जाए और एग्जिट के लिए दूसरा रास्ता ढूंढे। लाई पीछा करता रहा और उसे गिराने के लिए एक स्टिक फेंकी, लेकिन उसने लाई को पीछे पुश कर दिया और भाग गया। लेकिन लाई ने फिर भी उसका पैर पकड़ लिया। जब उसने एस्केप करने की कोशिश की तो मोटा आदमी छत से नीचे जंप किया और उसे नीचे दबा दिया। मिशन कंप्लीट हो गया और मोटे आदमी को कैरी किया गया, लेकिन लाई को स्टे करने के लिए कहा गया ताकि वो क्लीनिंग कर सके। उसने सोचा कि वो सिर्फ सीन की सफाई कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि लाई को ही क्लीन करने की जरूरत है। वो उसे यहां इसलिए लाया था ताकि आसानी से बॉडी को हाइड किया जा सके। जब मिंग और बाओलाई को रेस्क्यू करने आए तो उन्हें डायरेक्टर का एक मैसेज भी मिला, जिसमें कहा गया था कि व्यक्ति को छोड़ने की नीड है। कुछ दिनों बाद लसाई ग्रुप एक मिशन पर एक सिटी के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वे सिटी में उतरे, पूरे ग्रुप की मुलाकात योंगजिया नामक एक पुलिसमैन से हुई, जिसने उन्हें ट्रांसपोर्ट में हेल्प की। डायरेक्टर क्यू और वैन मिंग को अपनी कंप्लेंट्स को क्लियर करने के लिए एक ट्रिप पर जाने की अनुमति दी गई। दोनों को पनिशमेंट के तौर पर 1 हफ्ते के लिए एक आइलैंड पर एग्जाइल कर दिया गया। बॉ ने लाई को उसके अंदर की एनर्जी को सप्रेस करने के लिए एक मेडिसिन भी दी। मोटे आदमी ने यांगोंग जियो से उस मिशन के बारे में भी पूछा जो उन्हें अब करना था। उन्हें अचानक लोगों के वेजिटेटिव स्टेट में गिरने की रहस्यमय घटना की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक नॉर्मल केस है, लेकिन हर कुछ दिनों में ऐसी ही घटनाएं होती रहीं। लाई को अपने बॉडी में हीट महसूस हुई, जिससे उन्हें लगा कि यह मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। जब वे उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो जियो ने बताया कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स को मीडिया के अटेंशन से बचाने के लिए हॉस्पिटल बेसमेंट में ले जाया गया था। वहां उन्होंने डायरेक्टर लैम से मुलाकात की, जो रूम 4 से थे। उन्होंने कहा कि सभी विक्टिम्स के बॉडी पर एक जैसे मार्क्स थे।
योंग जियो ने लाई के ग्रुप के लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था की। उस नाइट जब लाई और मोटा आदमी चर्चा कर रहे थे कि क्या ये मेडिसिन वाकई इफेक्टिव है, उन्हें खबर मिली कि डायरेक्टर लैम के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। वे हॉस्पिटल पहुंचे और बायू से मिले, जिन्होंने बताया कि डायरेक्टर लैम को चेयर पर बेहोश पाया गया था। योंग जेड, जो अपनी वाइफ के लिए खाना ला रहे थे, ने बताया कि उनकी पत्नी, जो एक एक्सीडेंट के कारण लकवाग्रस्त थी, कोमा में थी। जियो ने अपनी पत्नी के ट्रीटमेंट के लिए बड़ा लोन लिया था। बाद में वुआन ने बताया कि डायरेक्टर लैम पर वही एनर्जी फोर्स का इफेक्ट था जो लाई के अंदर था। वुआन ने कहा कि उन्हें इस एनर्जी को रोकने का सल्यूशन ढूंढना होगा। मोटे आदमी ने एक वाटर वेसल उठाया और वुआन से पूछा कि क्या वो लाई के अंदर मौजूद चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उस नाइट लाई ने एक नाइटमेयर से वेकअप किया। वुआन ने एक अवतार बनाया ताकि उसका बॉडी रेस्ट कर सके और माइंड काम कर सके। उन्होंने मोटे आदमी की कॉन्शियसनेस में एक विजन देखा। गहराई में जाने पर उन्होंने पाया कि मोटा आदमी खुद के डिफरेंट वर्जन्स के साथ चेस गेम खेल रहा था। वुआन ने एडमिट किया कि मोटा आदमी ऑर्डिनरी नहीं था। अंत में उन्होंने हॉस्पिटल के इक्विपमेंट रूम में एक काली शैडो का चेस किया, जो वहां हाइड हो गई। अंदर लाई अंदर चली गई, जबकि मोटा आदमी दरवाजे की रखवाली कर रहा था। अचानक दरवाजा बंद हो गया और छाया ने लाई पर हमला कर दिया। मोटा आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। फिर लाई ने उसे लाल डोरी का इस्तेमाल करके वुआन को बुलाने के लिए कहा, जो वो मायन ने उन्हें दी थी। हालांकि छाया ने डोरी को पानी की टंकी में गिरा दिया, जिससे मोटा आदमी उसे वापस लाने के लिए भागने पर मजबूर हो गया, जबकि लाई छाया के कंट्रोल में थी। वो लाई के अंदर पुराने जादूगर की पावर लेना चाहता था। चूंकि वो किसी भी तरह से उससे एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे लेने देना चाहिए था। लेकिन वो मायन फिर आ गया और इस छाया से डील करना शुरू कर दिया। उसने छाया को दूर पुश किया, केवल ये महसूस करने के लिए कि ये सिर्फ एक पपेट थी। मोटा आदमी शॉक था क्योंकि लाई डेड हो चुका था, लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक अवतार था, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लाई बिस्तर पर बाद में जाग गया और उसे पता चला कि छाया सिर्फ एक पपेट थी, इसलिए कंट्रोलर पास में ही होना चाहिए। इस बीच एक रूफ पर कई सस्पिशियस शेप्स दिखाई दी और पपेट कंट्रोलर मास्टर को बुलाया, और ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि यांगोंग जियो निकला। इस दौरान लाइव विक्टिम्स के शरीर पर मार्क्स की समीक्षा की और उन्हें फेमिलियर पाया। अचानक उन्होंने पाया कि मार्क से वॉर्म्स रेंग रहे थे। ये पॉइजनस वॉर्म्स थे और अगर वे केयरलेसली उन्हें हटा देते तो वे मर जाते और विक्टिम्स के शरीर में टॉक्सिन्स छोड़ देते। लाई जो कहना चाहता था वो ये था कि ये मार्क रिंग पर लगे सिंबल के समान था, जिसे वुआन ने पिछली बार ग्रेव से निकाला था। इस बीच जो लोग वाई जेड को ढूंढने आए थे, वे उसे वापस उनके पास भेजने का रिक्वेस्ट करने आए थे, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से भटक रहा था। लेकिन यांग जेड को और टाइम चाहिए था। इन तीनों का मानना था कि यांग जेड अभी भी अपनी डाइंग वाइफ से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसका मानना था कि उसे वापस लाने का अभी भी एक तरीका है। लीडर लुन ने कहा कि वह योंग जियो को जो चाहे करने देगा, लेकिन पहले उसे इस सिटी की सेक्रेड आर्टवर्क का लोकेशन सौंपना होगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि सेक्रेड आर्टवर्क कहाँ है, क्योंकि ये सिटी पिछले 100 वर्षों में बहुत बदल गया था। लेकिन लुआन ने क्लेम किया कि वो आसानी से फूल नहीं बनता और योंग जियो को शो करने के लिए इसे ढूंढने की कोशिश करेगा। योंग जियो फिर लाकाई के ग्रुप को ढूंढने गया। बॉ ने दिया था इन्वेस्टिगेशन फाइल्स उसे सौंप दी, इसलिए उसने लाई को कुछ प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए स्टेशन पर आने के लिए कहा। जैसे ही वे हॉस्पिटल से बाहर निकले, लू यान ने कार से उनका पीछा किया। इस बीच बाओ और मोटे आदमी ने यांगोंग जेड की वाइफ के रूम में घुसने का डिसीजन लिया, ये देखने के लिए कि क्या ब्यूरो की टेक्निक से उसका इलाज किया जा सकता है। हालांकि मोटा आदमी ने बेड के नीचे कुछ ग्रीन जेड के टुकड़े ढूंढे। ये वे थे जिन्हें उसने बेरिड किंगडम यांग जियो से उठाया था। वहां जरूर था, और चूंकि लाई ने विक्टिम्स के शरीर पर सिंबल देखा था जो उस किंगडम के हार पर मौजूद सिंबल से मेल खाता था, इसलिए सब कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए। बाओ ने फिर डायरेक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया और उसने यांग जियो को एक विकेट कल्ट का लीडर ढूंढने के लिए इन्फॉर्मेशन को क्रॉस रेफरेंस किया। हालांकि वे अभी कोई सडन एक्शन नहीं ले सकते थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि लाई यांग जियो के साथ गई है तो डायरेक्टर वरीड हो गए, क्योंकि ब्यूरो चीफ ने पहले ही सभी प्रोसेसेस को हैंडल कर लिया था, इसलिए किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। मोटा आदमी ने फिर लाई को कॉल किया, जिसने न्यूज सुनी लेकिन एक्शन करने की जल्दी नहीं की, सिर्फ योंग जियो से उसे वापस लेने के लिए कहा। हॉस्पिटल में लेकिन यांगोंग जियो ट्रूथ जानता था और उसने लाई से कहा कि वो एक्ट करना बंद करे। फिर उसने लाई को बाहर फेंक दिया और रिवील किया कि वो उन लोगों में से एक था जिन्हें लाई ने ग्रेव से बचाया था। इससे पहले कि लाई ने पूछा कि उसे पुराने जादूगर की नाराजगी से भरी एनर्जी की क्या जरूरत है, यांग जियो ने रिवील किया कि उसे अपनी वाइफ को बचाने के लिए इसकी जरूरत है। हालांकि उसे सिर्फ ये पता चलेगा कि ये ट्राई करके काम करता है या नहीं। लाई को तब नीचे गिरा दिया गया और वो अपनी नेगेटिव एनर्जी निकालने वाला था जब वान ने लाई को एक कार चुराने और भागने के लिए मैसेज भेजा। वो बाद में यांग जियो द्वारा अवरुद्ध इसलिए
वो चट्टानों को गिराने के लिए एक चट्टान की दीवार में चला गया और यांग जेड को कुचल दिया। जबकि वो बच गया, उसने मोटे आदमी को कॉल किया और वान द्वारा भेजे गए स्थान की सूचना दी, जो संयोग से वो स्थान था जहां डायरेक्टर लैम ने कहा कि उस पर हमला किया गया था। इसलिए दोनों पार्टियों ने उस लोकेशन पर मिलने का फैसला किया। मोटे लोगों के ग्रुप ने मीटिंग पॉइंट पर एक टैक्सी ली, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें वहां जाने के खिलाफ सलाह दी क्योंकि ये एक अनलकी जगह थी। 20 साल पहले एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में 3 वर्कर्स की डेथ हो गई थी और बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद से एक्सीडेंट्स हो रहे थे, इसलिए ये कई सालों से अबेंडन था। लाया गया था और अंदर जाने वाला था। जब उसने अचानक किसी को पीछा करते हुए सुना तो उसने अपनी गन निकाली, लेकिन ये मोटा आदमी और बाव था। दोनों को टैक्सी ड्राइवर ने आने पर बाहर निकाल दिया था। इस बीच योंग जियो मलबे से बच गया था और लू यान से फिर से मिला, जिसने कहा कि उसने होली आर्टिफैक्ट्स का लोकेशन ढूंढ लिया है और अब यंग जियो को परेशान नहीं करेगा। लेकिन जाने पर उसने लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया। जैसे ही लाई ने कदम रखा, लसाई ग्रुप ने अनल की हाईराइज में एंटर किया। लिफ्ट में उसने देखा कि लिफ्ट में गिरने से मरे हुए लोगों के क्राइम सीन दिखाई दिए। फिर ग्रुप चेक करने के लिए ऊपर गया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बाव ने अचानक कुछ सुना तो ग्रुप एक साथ ऊपर चला गया। पूरी फ्लोर खाली थी, लेकिन अचानक पागल शैडो अंधेरे से उभरे। ये नहीं जानते हुए कि वे ह्यूमन थे या घोस्ट। उन्हें भागना पड़ा, लेकिन ऊपर की ओर भागते हुए उन्हें दूसरों ने रोक लिया। उन्होंने जल्द ही तीनों को घेर लिया। तो बाव ने पहले अटैक किया जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मरी हुई कठपुतलियां थी। मोटा आदमी और लाइड्रू ने अपनी गन्स निकाली और शूट किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इनसे डील किया वे नॉर्मल हो गए। अचानक वो मायन उड़ गया और मैजिक का इस्तेमाल करके सभी कठपुतलियों को खत्म कर दिया। उसने उन्हें बेसमेंट में जाने के लिए कहा, ऊपर नहीं। एक बार बेसमेंट में एक जेड पीस था और वो मायन ने तीनों से उसे साफ करने में मदद करने के लिए कहा। इस टाइम योंग जियो बहुत एंग्री था क्योंकि लू यू ने अपनी पत्नी को होस्टेज बनाकर वू मायन से होली आर्टिफैक्ट लेने के लिए फोर्स किया था और हर कोई वू के बारे में जानता था। मायांग की पावर। यांग जियो फिर घर लौट आया और अपनी पत्नी के साथ मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए घर आया। बाद में लुआन ने यह घोषणा करने के लिए कॉल किया कि अगर कल शाम तक उसके पास होली आर्टिफैक्ट नहीं था तो यांग जेड अपनी पत्नी को अगली सुबह फिर कभी नहीं देख पाएगा। लाई का ग्रुप यांग जेड की पत्नी के हॉस्पिटल रूम में गया, लेकिन वे एक स्टेप बहुत लेट पहुंचे। वो मायन ने बैग लाई को दे दिया था और उन्हें बताया था कि होली आर्टिफैक्ट अंदर है और यांग जेड को इस बारे में पता चल गया था। इसलिए वो बाव के जाने के बाद लाई का पीछा करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा था। सबसे पहले योंग जियो इमीडिएटली पास आया और बैग चुराने के लिए ली से टकराया। योंग जेड भागने में कामयाब रहा और उसने लाई को भी हिला दिया, लेकिन उसे वान योंग जेड ने पकड़ लिया। जेड का मानना था कि ये चीज ओरिजिनली उसकी थी, इसलिए वो इसे वापस ले जा रहा था, लेकिन वान भी अपनी चीज वापस लेना चाहता था। जेड जानता था कि वो उस आधी गोली का जिक्र कर रहा था जिसे बूढ़े जादूगर ने वान से चुराया था। योंग जियो ने उस आधी गोली को नहीं रखा जो बूढ़े आदमी ने योंग जियो के लिए इस्तेमाल की थी। एक शील्ड। जब योंग जियो छोड़ना चाहता था तो उसे लाई और मोटे आदमी ने रोक लिया, लेकिन योंग जियो ने फिर भी कहा कि इस शहर में लोगों के लगातार कोमा में गिरने का उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसने खून निकालने के लिए अपनी बाह में एक सुई चुभोई और दूर टेलीपोर्ट हो गया। वान ने योंग जियो को जाने दिया क्योंकि उस मंत्र में पर्सन की आधी इंपॉर्टेंट एनर्जी खर्च होती थी। ऐसा लग रहा था कि यांग जेड इस मामले में मास्टरमाइंड नहीं था, कोई और था। फिर यांग जेड अपनी पत्नी को वापस मांगने के लिए एल यान के घर गया, लेकिन लू यू चाहता था कि योंग जियो उसे सौंप दे। अगर वो इसे नहीं सौंपता तो ल्यूअन भी नहीं सौंपता, क्योंकि वो जानता था कि योंग जेडायो ही समय के दबाव में था। योंग जेडायो द्वारा पवित्र वस्तु सौंपे जाने के बाद ल्यूअन ने उसे धोखा दिया और अपने आदमियों को योंग जेडायो से निपटने का आदेश दिया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भागने के लिए अपनी आधी महत्वपूर्ण एनर्जी का ट्रेड करना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। योंग जेडायो अपनी वाइफ के स्थान पर गया, लेकिन लू यान ने उसके पास जाकर उसे एक शॉक दिया, जिससे पता चला कि जब वो उसे वहां लाया था तब उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, जबकि योंग जेडायो अपनी वाइफ की मृत्यु से तबाह हो गया था। लू यान ने आगे खुलासा किया कि उसकी वाइफ की एक्सीडेंट भी उसकी करतूत थी, जिससे यांग जेडायो क्रोधित हो गया और उसने वापस लड़ने के लिए दावा किया कि योंग जेडायो जैसे सेक्ट के लीडर ने एक वुमन के लिए अपने सेक्ट को छोड़ दिया, इसलिए उसे योंग जेडायो को कमजोर बनाने वाली चीजों को खत्म करना पड़ा। वाईजेड जमीन पर दबा हुआ था और अपनी वाइफ से मिलने वाला था। जब ले का ग्रुप और डब्ल्यू मैन वहां पहुंचे, डब्ल्यू मैन चाहता था कि दोनों कर्मचारी लू यान के अधीनस्थों को संभाले, जबकि वह जांच कर रहा था योंग जेड की वाइफ की हालत। योंग जेडायो चाहता था कि डब्ल्यू एन अपनी वाइफ से दूर रहे, लेकिन डब्ल्यू मैन ने सुझाव दिया कि योंग जेड को पहले खुद की चिंता करनी चाहिए। डब्ल्यू एन ने फिर वाई जेड की वाइफ की आत्मा को निकाला और उसे नदी में बहने दिया। वाई जेड ने स्वीकार किया कि उसने लू यान को सेक्ट में स्वीकार करके गलती की थी, लेकिन ल्यूअन ने दावा किया कि यांगोंग जेड की गलती सेक्ट को छोड़कर एक वुमन का पीछा करना था। दोनों एक दूसरे द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
इसलिए यांगोंग जेडायो ने लोहे के कंटेनर को छत पर गिराने के लिए सुइयां फेंकी। जब योंग जेडायो ल्यूअन को खत्म करने वाला था, लेकिन ले के ग्रुप ने उसे रोक दिया, क्योंकि अगर लू यान मर गया तो अस्पताल में लोग भी मर जाएंगे। यांगोंग जेडायो को परवाह नहीं थी, लेकिन लू यू अभी भी खुश था कि अगर उसके रास्ते में लोग हैं तो उसकी मौत इसके लायक होगी। आयु ने रिपोर्ट करने के लिए फोन किया कि अस्पताल में लोग लाश की तरह व्यवहार करने लगे थे, इसलिए डब्ल्यूएन ने उन दोनों को वापस लौटने के लिए कहा, जबकि वो यहां चीजों को संभालेगा। लेक्सी का ग्रुप वापस आ गया, बाओ को अस्पताल के अंदर के लोगों को भागने से रोकने के लिए। इस बीच डब्ल्यू मयन ने ल्यूअन को पीटा और फिर उसके मुंह में एक सेंटिपेड डाल दिया और कहा कि उसे हालात पसंद नहीं है और वो पेशेंस नहीं रखता है। या तो ल्यूअन जहरीले कीड़ों को हटा देगा या वो उसे मौत से भी बदतर पेन देगा। जबकि ले के ग्रुप धैर्य के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, अचानक जहरीले कीड़े हटा दिए गए थे। लेकिन बाओ अभी भी चाहता था कि वे सभी जहरीले कीड़ों को पकड़े और उनसे निपटे, इससे पहले कि वे बाहर भाग जाएं। हालांकि जहरीले कीड़े समाप्त हो गए थे। डब्ल्यू मयन ने लू यान को तुरंत जाने नहीं दिया, लेकिन उसे जांच के लिए ब्यूरो में वापस ले जाएगा। फिर उसने योंग जेडायो से पूछा कि अब वो क्या करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसके पास अभी भी यांगोंग जेड को उसकी वाइफ से फिर से मिलने में मदद करने का एक तरीका था। लेकिन इससे पहले कि वो पूछ पाता, डब्ल्यूएन ने उसे बेहोश कर दिया। जब वो उठा तो योंग जेड अस्पताल में था और उसे एक लेटर मिला जिसे डब्ल्यू मयन ने पढ़ने के बाद उसके लिए छोड़ा था। योंग जेडायो चौंक गया और फिर एक बच्चे की आवाज सुनी। ये बच्चा योंग जेड की वाइफ का पुनर्जन्म था, तो अब वो उसके साथ फिर से शुरू कर सकता था, लेकिन ये लगभग 20 साल बाद होगा। अगले दिन लड़की का ग्रुप मुख्यालय लौट आया और मोटे आदमी ने बाओ से पूछा कि क्या उन्हें काम से छुट्टी मिलती है। उसने समझाया कि प्रत्येक मिशन के बाद उन्हें एक निश्चित संख्या में छुट्टी दी जाती है। मिशन के कठिनाई स्तर के आधार पर सबसे अधिक जेडल मिशन है, जिसके बाद वे जितने चाहे उतने दिन की छुट्टी ले सकते हैं। उन्होंने 2 स्तरीय मिशन पूरे कर लिए थे, इसलिए उन्हें 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। फिर उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से खबर सुनी कि डब्ल्यू मयन के कमरे 6 में एक नए एम्प्लॉय की भर्ती की गई थी। मोटा आदमी हैरान था, क्योंकि डब्ल्यू मयन ने पहले कभी किसी की भर्ती नहीं की थी। वो जांच करने गया और ये देखकर चौंक गया कि एम्प्लॉय यांग जेडायो था। वो अब उनका सहयोगी होगा, और ले ने मोटे आदमी को ये कहते हुए दूर खींच लिया। वो माया की इच्छाओं को समझ नहीं पाए। इस बीच एक माउंटेन मंदिर में भिक्षु जल्दी से मंदिर को शादी के लिए तैयार कर रहे थे। एबॉट का मानना था कि अगर विदेशी प्रीस्ट ऐसा कर सकते हैं तो बुद्धिस्ट भिक्षु भी ऐसा कर सकते हैं। एबॉट ने अपने डिसाइपल से उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ सही करने की मांग की। अचानक एक डिसाइपल एक टूटे हुए इंसेंस को छूने के बाद आग में जल गया, इसलिए उसने आग बुझाने के लिए उसे जल्दी से पानी के एक टब में फेंक दिया। फिर उसने मंदिर के गेट के बाहर किसी को देखा। उसने इस व्यक्ति को पहचाना, इसलिए उस रात उसने ब्यूरो चीफ को यह रिपोर्ट करने के लिए बुलाया कि जिसे वो डेड समझ रहे थे, वो असल में अगली सुबह अभी भी अलाइव था। ले अपने पुराने साथी की ग्रेव पर गया और वहां कैप्टन वैंग से मिला। वो चाहता था कि ले एक सोल्जर के रूप में अपने ड्यूटीज को कभी न भूले। कैप्टन वैंग के जाने के तुरंत बाद बाओ अचानक ले को खोजने आया और उसे एक अर्जेंट मिशन के लिए अपनी छुट्टी रोकने के लिए कहा। मोटा आदमी अब यांग जेडायो को मिशन पर ले जा रहा था। वो दोनों लेई और बाओ को लेकर माउंटेन मंदिर गए। लेई ने देखा कि मंदिर अब एक वेडिंग वेन्यू बन गया था और जानता था कि पुराने मोनेस्ट्री वाले कुछ करने वाले थे। वो न केवल इस जगह को जानता था, बल्कि बचपन से ही यहां रहता था। बाओ ने फिर किसी को इसे खोलने के लिए बुलाने के लिए डोर नॉक किया और इस व्यक्ति ने गलती से आईडी को पहचान लिया कि ले वापस आ गया था। इस बीच वो व्यक्ति जिसके बारे में ब्यूरो चीफ चिंतित था, अब बेस पर था और लासी ग्रुप की जांच शुरू कर दी। वो जानता था कि पूरा ग्रुप मंदिर गया था और जानता था कि ब्यूरो चीफ ने वास्तव में बहुत जल्दी काम किया था। फिर वो अपने द्वारा बनाए गए एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स को एक्टिवेट करने के लिए गया। वो देखना चाहता था कि गैंग कैसे ब्यूरो चीफ बने रहेंगे जब हर एम्प्लॉय खो चुका था। उसने इस मोमेंट के लिए लॉन्ग टाइम से वेट किया था और इसे पूरा करने के लिए डिटर्मिन था। फिर भिक्षु ने ले को बताया कि मंग को उसके जैसी टैलेंट को खोने का रिग्रेट है। ले ने सोचा कि उसे कुछ और दिनों तक उसे टॉर्चर न करने का रिग्रेट है। फिर वो मंग से मिले जो ले के वापस आने से बहुत खुश थे। वो ईयर्स पहले इंटेंशनली स्ट्रिक्ट थे, उम्मीद करते थे कि ले एक दिन एमडीओ ब्यूरो में काम करने के लिए ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब ले उसे अपना टीचर नहीं मानना चाहते थे, जिससे वो ले को लगा कि वो अभी भी पहले जैसा ही है। फिर उसने बाकी लोगों को रात भर रुकने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन ब्यूरो चीफ ने कहा कि वो एबॉट को ले जाने के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ अब सेफ नहीं है। हालांकि एबॉट को लगा कि वो माइंड ड्यू ब्यूरो को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अभी भी यहाँ रहना पसंद करेगा। इस बीच एमडीओ ब्यूरो के एम्प्लॉइज पर अचानक डीमंस के एक ग्रुप ने हमला कर दिया। रूम 5 के चीफ ने पाया कि एम्प्लॉइज एक एक करके मर रहे थे और ब्यूरो चीफ को इन्फॉर्म किया और उसे जल्दी आने के लिए कहा। ब्यूरो चीफ ने पाया कि उनका सिस्टम हैक हो गया था। सभी एम्प्लॉइज को एक्सपोज करते हुए डायरेक्टर क्यू ने फोन किया, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और सभी एम्प्लॉइज को अपनी आइडेंटिटी के ब्रेसलेट्स छोड़ने की वार्निंग जारी की।
ले के ग्रुप ने अभी अभी अपने ब्रेसलेट्स छोड़ दिए थे जब उन्हें पता चला कि माउंटेन मंदिर पर हमला हो रहा है। इसलिए ले वापस चेक करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उन पर सामने से एक डीमन ने अटैक किया। मोटे आदमी ने हमले से बचने के लिए कार को पीछे कर दिया, लेकिन थोड़ी देर पीछे हटने के बाद एक और डीमन उनके पीछे दिखाई दिया। इसलिए उसने कार को दूर मोड़ दिया और आगे बढ़ गया। फिर ग्रुप का पीछा एक क्राउड ने किया। डीमन माउंटेन से नीचे गिरते रहे और ग्रुप के पाथ को ब्लॉक करने के लिए रॉक्स को भी तोड़ दिया। भले ही लेने वापस गोली चलाने के लिए अपनी गन खींची थी, वे अभी भी बहुत ज्यादा थे, जिससे उसे हार माननी पड़ी। अचानक एक डीमन माउंटेन से नीचे कूद गया और कार के सामने इंजन को क्रश कर दिया, जिससे ग्रुप अब सराउंडेड था। सामने रेड आइज वाला इस पैक का लीडर लग रहा था। फिर उसने अपने हेंचमैन को ले के ग्रुप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने दिया। ग्रुप को फाइट करने के लिए कार से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि रेड आइड क्रीचर सीधे माउंटेन पर कूद गया, जबकि लाई का समूह मॉन्स्टर से निपटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। यांगोंग जियो परेशान था क्योंकि उसकी वाइफ की फोटोज वाला फोन डैमेज हो गया था। फिर उसने एक नीडल को बुलाया और आसपास के सभी थग्स को खत्म करने के लिए इसे कंट्रोल किया। उसके बाद उसने कार को डिस्ट्रॉय कर दिया और मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए हर जगह लॉन्च करने के लिए डजन्स अन्य नीडल्स बनाए। यांगोंग जियो मूल रूप से मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ये एक पर्सनल रिवेंज बन गया था, इसलिए उसने एक्शन लिया। वो चाहता था कि समूह क्विकली माउंटेन पर चढ़ जाए, जबकि वह इन मॉन्स्टर्स को हैंडल करेगा। बाओ को विश्वास था कि यांगोंग जियो ठीक रहेगा, इसलिए उसने लाई को क्विकली अपने रास्ते पर जाने के लिए कहा। समूह ने देखा कि सिटी पर भी अटैक हो रहा था। ब्यूरो चीफ ने डब्ल्यू मिंग डायरेक्टर के और डिपार्टमेंट हेड लिन को सिटी में लोगों को बचाने के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को जुटाने में मदद करने के लिए बुलाया। डिपार्टमेंट हेड नंबर 5 ने सोचा कि ट्रेटर उनके बीच हो सकता है और एनिमी चाहता होगा कि ब्यूरो चीफ अपने एम्प्लॉइज को डिवाइड करे ताकि उनसे निपटना आसान हो। लेकिन अगर वो अब लोगों को बचाने में मदद नहीं की तो डायरेक्टर क्यों और कौन करेगा? मिंग दोनों चाहते थे कि एक दूसरे को केयरफुल रहें और मरे नहीं, ताकि बाद में बहस करने के लिए उनके पास कोई हो। यह कहा जा सकता है कि हालांकि वे डेंजरस मोमेंट्स में एक दूसरे से ओपनली घृणा करते हैं, दोनों अपने राइवल्स के लिए बहुत चिंतित थे। इस बीच एल का समूह मंदिर में लौट आया था और मंग की खोज करने के लिए अलग हो गया था। उन्होंने बाद में मंग को खोजा। लाई को पता चला कि वो वहां अनकॉन्शियस था, लेकिन डेब्री के कारण वो करीब नहीं जा सका। बाओ ने मंग को पाया था, जिस पर वो मॉन्स्टर हमला कर रहा था, और उसे फेंक दिया था। लाई ने मॉन्स्टर को रोकने के लिए क्विकली दौड़ लगाई और मोटे आदमी और लू से मंग को सेफ प्लेस पर ले जाने के लिए कहा। एक बार स्टेबल हो जाने पर मोटा आदमी लाई का सपोर्ट करने के लिए तुरंत वापस आ गया। मंग भी चाहता था कि बाओ अन्य दो की मदद करे, क्योंकि उसने एक बार मिशन के लिए अपने कंपेनियंस को छोड़ दिया था, जिसके कारण करंट सिचुएशन पैदा हुई। मॉन्स्टर ने फिर मोटे आदमी पर हमला किया और लाई को हमले को रोकने और उसे पीछे धकेलने के लिए मजबूर किया। उसने उसके ग्लासेस को गिरा दिया, जिससे वो डायरेक्शन खो बैठा और एक हेडलॉक में फंस गया। बाओ नामक मोटे आदमी ने उसे गोली मार दी ताकि बाओ भाग सके और लाई को उसका सिर काटने में मदद कर सके। लेकिन जब वे बाहर गए तो उन्होंने पाया कि मंक गायब हो गया था। उसे ऊपर मास्टरमाइंड ने पकड़ लिया था, जिसने उन पर अटैक करने के लिए मॉन्स्टर्स का एक झुंड भी छोड़ा था। बाओ ने उस व्यक्ति को संदा के रूप में पहचाना, जो ब्यूरो चीफ और मंक का सहयोगी हुआ करता था, लेकिन माना जाता था कि वो बहुत पहले मर चुका है। उसने माना कि ब्यूरो चीफ और मंक ने उसे धोखा दिया था, लेकिन सौभाग्य से वो नहीं मरा, इसलिए अब उसके पास बदला लेने का मौका था। मंक ने संदा को अपनी नफरत छोड़ने की सलाह दी, लेकिन वो इतनी दूर आ चुका था और हार नहीं मान सकता था। उसे लगा कि उस साल उन दोनों ने उसे छोड़ दिया था और वह एक ऐसा प्राणी बन गया जिससे वो खुद घृणा करता था। जलाए जाने का दर्द इन 30 सालों तक उसका पीछा करता रहा था। तब संदा ने लाई को देखा और उसे एक रहस्य बताया कि वो जल्द या बाद में मर जाएगा, लेकिन इससे भी भयावह यह है कि वो मरेगा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा बन जाएगा जो न तो इंसान होगा और न ही खुद जैसा भूत। गैन ने उसे रखा और उसे मिंडो ब्यूरो में शामिल होने दिया, क्योंकि वह एक डेंजरस एलिमेंट था जिसे खत्म करने की जरूरत थी। उसने उसे अपने श्रम का शोषण करने के लिए रखा, ताकि अगर वो मर गया तो कोई नुकसान न हो, लेकिन उस पर भरोसा करें कि एक दिन मिंडो ब्यूरो उसके खिलाफ हो जाएगा, जैसे वे अब उसके खिलाफ हो रहे हैं। इसलिए वो उसका अनुसरण कर सकता है और वह उसे सिखाएगा कि उसके भीतर की शक्ति का उपयोग कैसे करें। जैसे ही लाई ने संकोच करना शुरू किया, एबॉट ने संदा को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन उसने एबॉट को नीचे गिरा दिया और एल के समूह के चारों ओर एक फायर ब्रिज बनाना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो जानता था कि एबॉट डेथ से नहीं डरता था, लेकिन दूसरों को शामिल करने से डरता था। इसलिए अब उसे बस एबॉट की जरूरत थी, ये बताने के लिए कि उसे जिस मैप की जरूरत थी वो इसलिए था क्योंकि ये संयोग से नहीं था कि हेड प्रीस्ट ने टेम्पल का निर्माण ठीक उसी पहाड़ पर किया था जहां मैप मिला था।
वो हेड प्रीस्ट के बोलने का इंतजार कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि ल्हासा ग्रुप ऐसा नहीं कर सकता था। हेड प्रीस्ट ने आखिरकार कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसलिए सैंडोफ ने ल्हासा ग्रुप को छोड़ दिया और वो सैंड को बुद्धा की मूर्ति तक ले गया और हेड प्रीस्ट को टेम्पल के नीचे एक टनल को खोलने और प्रकट करने के लिए अपने चेहरे का इस्तेमाल करना पड़ा। संदा ने प्रॉमिस किया कि अपना काम खत्म करने के बाद वो गैंग को हेड प्रीस्ट ल्हासा के साथ नीचे भेज देगा। फिर हेड प्रीस्ट के उसे रोकने के प्रयासों के बावजूद उसका पीछा करने की कोशिश की। इस बीच दियो ब्यूरो के लोग मॉन्स्टर्स की भीड़ के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन डिपार्टमेंट के हेडलाइन ने अनएक्सपेक्टेडली डायरेक्टर को एक छोटी गली में खून से सनी स्वॉर्ड के साथ टेम्पल में वापस पाया, क्योंकि बाओ ने हेड प्रीस्ट योंग ज़ेडायो की मदद करने के लिए भागने की कोशिश की थी। उसने पूछा कि ल्हासा कहाँ है और उसे बताया गया कि वो नीचे चला गया है और ल्हासा की कंडीशन लंबी नहीं रह सकती है। ल्हासा ने अब संदा का सामना किया था। पता चला कि मैप ओरिजिनली उसका था, लेकिन गैंग ने चुरा लिया था। वो बस अपना राइट वापस ले रहा था। उसने ल्हासा को अपने पक्ष में शामिल होने और अपनी इनर पावर का यूज करने का मौका भी दिया, लेकिन ल्हासा ने एक मर्डरर आर्सनिस्ट का पीछा करने से इनकार कर दिया। ये देखते हुए कि वो रेकलेस था, बूढ़े आदमी ने उसके अंदर की शक्ति चुराने की कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन योंग ज़ेडायो मदद करने के लिए टाइम पर पहुंच गया। उसने देखा कि योंग ज़ेडायो को भी गैंग द्वारा मिंडो ब्यूरो में लाया गया था, लेकिन यांगोंग ज़ेडायो ने क्लैरिफाई किया कि वो वॉलंटरली शामिल हुआ था। संदा को परवाह नहीं थी और उसने यांगोंग एक्सों पर अटैक कर दिया। जब योंग ज़ेडायो ने अपनी नीडल्स को लॉन्च किया तो वे सभी जलती हुई रेत थी जो यांगोंग ज़ेडायो पर गिरी, लेकिन उसने बचने के लिए पपेट्स का इस्तेमाल किया। फिर उसने संदा पर अटैक करने के लिए कई क्लोन्स भेजे, जिन्होंने उन सभी को नष्ट कर दिया और यहां तक कि वाइजेड के पीछे से किए गए चुपके हमले को भी रोक दिया। लेकिन मोटा आदमी मैप लेकर भागते हुए देखकर उसने उसे निशाना बनाया, जिससे योंग ज़ेडायो को अनएक्सपेक्टेडली हमले को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ल्हासा ने दौड़कर अटैक किया संदा और लोटस के भीतर पुराने मैजिशियन की डार्क पावर द्वारा जलाए जाने से अचानक जाग गया। बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया कि उसे इस पावर को रिजेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट करना चाहिए। ल्हासा ने कंट्रोल खो दिया और फ्रेंजी होकर संदा पर हमला किया। संदा ने ल्हासा से पूछा कि उसके जैसा मॉन्स्टर बनना कैसा लगता है, लेकिन ल्हासा ने जवाब देने के लिए अपनी रैशनैलिटी खो दी थी। वो केवल ल्हासा पर फोकस कर सकता था, जबकि लगातार उसके हमलों को डॉज कर रहा था और रोक रहा था। लेकिन ल्हासा ने अपनी नाइफ का इस्तेमाल अटैक करने के लिए किया, जो पहाड़ से रेत को उड़ाकर सीधे नदी में ले गया। ल्हासा ने फिर मोटे आदमी यांगोंग पर हमला करने के लिए मुड़ गया। ज़ेडायो ने रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही ल्हासा ने मैप पर वार किया, उसने सरप्राइजिंगली कुछ शक्ति अनलॉक की, जिससे उसे अपनी रैशनैलिटी हासिल करने और यह महसूस करने की अनुमति मिली कि उसने क्या किया था। डिपार्टमेंट चीफ अब कई मॉन्स्टर से ओवरवेल्म्ड थे। अनएक्सपेक्टेडली कम होने के कोई साइंस नहीं दिखा रहे थे। डब्ल्यू मिया ने पूरे शहर को कवर करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाया और सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया, लेकिन संदा अचानक लेक से एक विशाल शरीर के साथ उठे। अत्यधिक हीट निकल रही थी। उसकी फ्लेम्स ने आसपास की हर चीज को जला दिया, लेकिन जब फ्लेम्स वेनमिंग के ग्रुप तक पहुंच गईं, ल्हासा ने फ्लेम्स को रोकने के लिए दौड़ लगाई और आगे बढ़कर वुमन को पीछे छोड़ दिया और सीधे एस की ओर बढ़ गया। ल्हासा ने संदा को पंच मारने के लिए करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वो दूर से ही गिर गया। ल्हासा ने संदा को डुबाने के लिए कई पानी के वर्लपूल्स बनाए, लेकिन एबॉट जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था। संदा ने अपनी आंख को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे बताया कि उसकी फ्लेम्स कभी नहीं बुझती और वो उसके अंदर की पावर से थ्रिल महसूस कर रहा था। उसने ल्हासा से पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जो कि डब्ल्यू मिया चाहता था। जैसे ही रेत ने एब्जॉर्ब करना शुरू किया, डब्ल्यू मिया संदा के सिर को पकड़ने के लिए दौड़ा और उसे उस विशाल शरीर से बाहर निकाला। उसने खुलासा किया कि वो बहुत पहले ही रेत से निपट सकता था, लेकिन जानबूझकर ल्हासा से सभी बुरे कई को निकालने के लिए उसका यूज करने का इंतजार किया। बूढ़ा आदमी अभी भी उस विशाल शरीर के साथ WN पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन WN ने उसे सिर्फ एक हाथ से रोक दिया और संदा के सिर पर एक गोली मार दी। ल्हासा फिर पानी में गिर गया और उसके दिमाग में WN ने ल्हासा को एक चुनने के लिए कहा, कॉइन का एक पहलू, और उसे कई दिनों बाद एक ऑप्शन दिया। ल्हासा ने अचानक मिंडो ब्यूरो छोड़ दिया, जबकि ब्यूरो चीफ और एबॉट चाहते थे कि ल्हासा अपने रास्ते पर चले। उन्होंने बाद में कई सालों के बाद एक साथ ड्रिंक करने का फैसला किया। लजा के लिए अब उसके पास नई पावर थी। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसकी दोनों आंखें चमक उठी थी। फिल्म भविष्य में जारी रहेगी, इसलिए हम ये देखने के लिए इंतजार करेंगे कि लोये की नई कैपेबिलिटीज कितनी पावरफुल होंगी। अभी के लिए अलविदा।